हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो जैसा कि हम यूनिट वन को कवर कर रहे हैं यहाँ फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम टेलिंग यू। यूनिट वन को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और ट्रांसफॉर्मेशन से शुरुआत की थी और मोस्ट ऑफ द पार्ट हम इसका कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वेक्टर की बातें हो गई हैं, आपके कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल प्लेन को बहुत हमने डिटेल में बात की है। तो एक मैं रिव्यू लेके चलता हूँ थोड़ा सा कि आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा याद रहे आपको पॉइंट्स। ये हमारा सिलेंड्रिकल प्लेन था, इसको आप विजुलाइज करके हम आगे बढ़े थे। उसके बाद हमारा एक स्फेरिकल प्लेन था। स्फेरिकल प्लेन में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस पहुंचे थे, जिसमें आर थीटा फाई होता था और उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। आर का रिलेशन हमने, थीटा का रिलेशन हमने, एक्स वाई जेड का रिलेशन विद द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सब सिस्टम की बातें हमने की थी। उसके बाद ये फॉर्मूले को ड्राइव करना हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ हम एक्स वाई जेड की वैल्यू के, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को अगर हम रख दें, हमारी ये तीन वैल्यू होती हैं। और जो पहली वैल्यू होती है हमारी आर साइन थीटा कॉस फाई की वैल्यू होती है, दूसरी हमारी होती है आर साइन थीटा साइन फाई होती है, और तीसरी हमारा आर कॉस थीटा होती है। तो ये जो हमारी वैल्यूज होती हैं, इनके बेसिस पे हम कैसे हम ए आर ए थीटा, मतलब हम कैसे स्फेयर से, ये स्फेरिकल से आप जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में। तो ये बातें हमने बहुत डिटेल में की हैं इसके पहले। न्यूमेरिकल्स भी एक हमने सॉल्व किया है। आज मैं आपसे डिफरेंशियल लेंथ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ वैसे एक्सप्लोर ऑलरेडी हो चुका है। डिफरेंशियल लेंथ और एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिटेल बात हो गई है। तो आज मैं थोड़ा सा ये लाइन इंटीग्रल, तीन बातें आपसे करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, तीनों के बारे में बस आज बात करूंगा मैं। और क्वेश्चन आता है कि सर ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे अभी आप जो है कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। जैसे आप पढ़ेंगे कि स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम की बात करूंगा मैं। तो स्टोक थ्योरम में आप पूरा लाइन इंटीग्रल और ये सब सरफेस इंटीग्रल का यूज़ होने वाला है आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब्जेक्ट। तो आज हम, मैं बहुत ब्रीफ में अपनी बात आज करूंगा कि एक लाइन इंटीग्रल में एक स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए। तो देखिए, बहुत क्लियरली ये मेंशन है। आप देखिए, अगर ए से चलना मैं शुरू करूं तो ये मेरा पाथ आप देख रहे हो, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये मेरा ए से चलना शुरू किया है और मैं धीरे धीरे ट्रैवल करके कहाँ पहुंच रहा हूँ, मैं बी पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ। तो ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब सपोज करिए यहाँ से बहुत सारे वेक्टर गुजर रहे हैं, उनमें से एक वेक्टर मैं चूज कर लेता हूँ, ये है ए वेक्टर। ये देखिए, ये ए वेक्टर है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ से ट्रेवल हो रहा है। और ये आपका ए वेक्टर, आपका ऐसे ये वेव एक फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि इस वेक्टर का इफेक्ट इस लाइन को क्रॉस करते हुए कितना पड़ता है। तो अगर मैं बात सिर्फ डेफिनेशन की करूं तो देखिए, लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि ए डॉट डी एल इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग विद कर्व एल। इस पूरे के पूरे पाथ को अगर मैं डॉटेड लाइन से बी सी ए को मिला दूं तो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक पाथ मेरा कवर हो रहा है। और इस पूरे के पूरे पाथ को मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे लाइन में क्या किया, एक छोटा सा डीएल का पार्ट कट किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, ये क्या है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, मैंने इसको डीएल का नाम दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस डीएल वाले पाथ में, इस डीएल वाले पोर्शन को अगर मैं लूँ सिर्फ, तो इसको, इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स अप हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये। और ए का वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं टेंजेंशियल बात करूं तो ये देखिए, ए का वेक्टर यहाँ जा रहा है। सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं मैं, जहां पे मैंने ये डीएल बनाया हुआ, ये पॉइंट मैं, चलिए थोड़ा देर के लिए एल पॉइंट ले लेता हूं। तो एल पॉइंट में अगर देखें कि एट पॉइंट एल द एंगल बिटवीन डीएल एंड वेक्टर ए इक्वल टू थीटा। ये बात बहुत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर एंगल किसी के बीच में होता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी के बीच में एंगल नहीं हो सकता। एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट से ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा इस चीज को माइंड करता है कि एक एंगल दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है हमेशा। तो यहाँ मैंने बात की है कि ये देखिए डीएल है, डीएल की डायरेक्शन मैंने अपवर्ड ली है और ए वेक्टर यहाँ पर है। उस बीच के एंगल को मैंने डिफाइन किया है थीटा से। ये देखिए, ये एंगल मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या है, ये मेरा थीटा एंगल है। तो अगर मैं इस डीएल लेंथ का लाइन इंटीग्रल निकालूंगा तो वो मेरे लिए निकलेगा ए डॉट डीएल इंटीग्रेशन।
अब मुझे इसकी फुल लेंथ का इंटीग्रल चाहिए, तो मैंने इस क्या लिख दिया, एल लिख दिया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और वेक्टर ए लिखूंगा, डॉट डीएल लिखूंगा। अब बात आ जाती है इसको एक्सपेंड करने की, तो एक्सपेंशन बहुत आसान है आपका, मैं ए करूंगा, इसको बी करूंगा। अब कैपिटल ए जो मेरा वेक्टर है उसका मैंने मॉड ले लिया, फिर मैंने एक डीएल का मॉड ले लिया है। अब डीएल एक यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, तो फिर यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो अलग बात है आप, और उसके बीच का मैंने एक एंगल ले लिया है cos थीटा। तो ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आ जाती है लाइन इंटीग्रल की। तो एक लाइन इंटीग्रल में समझने वाली बात बस इतनी ही है, इसी के बेसिस पे हम आगे स्टोक्स थ्योरम को डिफाइन करेंगे। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट लाइन इंटीग्रल को कभी छोड़ नहीं सकता, ये बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए मैं आगे आ रहा हूँ, सेम चीज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए ये क्या है, एक सरफेस है, सरफेस में तो पूरा सा मुझे एक सरफेस, क्लोज सरफेस है हमेशा, तो क्लोज सरफेस को मुझे पूरा कवर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, ये आपके सामने कुछ लाइंस में खींच रहा हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा ये सरफेस एरिया है जिसपे मैं लाइंस खींच रहा हूँ। और ये पूरे के पूरे सरफेस एरिया में क्या किया है, मैंने एक डीएस का सरफेस एरिया कट कर लिया है। बहुत स्मॉल एरिया है डीएस। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा आपको, सर ये कैसी बात है, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अगर मैं वाई एक्सिस यहाँ बना दूं और एक्स एक्सिस में यहाँ बना दूं और जेड प्लेन को मैं अपवर्ड बना दूं, और मैं आपसे कहूं कि मुझे ये मैंने एक छोटा सा एक एरिया बनाया है जो कहाँ है, मेरे जेड और वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इसका जो परपेंडिकुलर इसका यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर यहाँ पर होगी। तो मैं इस वेक्टर को अगर डिफाइन करूंगा ऐसे डिफाइन करूंगा, और हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि इस वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा डी वाई इंटू डी जेड मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स का कैप। तो ये एक डेफिनेशन है जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर रखा है जब मैंने कार्टेशियन प्लेन, स्फेरिकल प्लेन और अलग अलग प्लेन्स का आपको सरफेस एरिया के बारे में, डिफरेंशियल सरफेस एरिया के बारे में बताया था। तो आज वही बातें करने वाला हूँ मैं। देखिए डिफरेंशियल सरफेस एरिया है जो डीएस की वैल्यू रखता है यहाँ पर, और ये मैंने डीएस को इतना एरिया इसका कट कर रखा है। अब डीएस का मेरा यूनिट वेक्टर जो डीएस का होगा वो कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। देखिए उसका वेक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर इस बात करूं, तो देखिए ए एन लिखा हुआ, मैं दोबारा लिख देता हूं, ए स्मॉल एन कैप। कुछ लोग हो सकता है यहाँ थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, सर आपको यहाँ पर ए एक्स या आपको सर ए वाई या आपको ए जेड लिखना चाहिए, या आपको सर यहाँ पर एरो या ए फाई या ए जेड लिखना चाहिए, लेकिन इनमें से मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने ए एन लिखा है। क्यों ऐसा है लिखा है मैंने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये किसी पर्टिकुलर प्लेन में हो। मुझे नहीं मालूम ये किस पर्टिकुलर प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है कि ये रीफोटा सिलिंड्रिकल प्लेन में है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर डीएस का यूनिट वेक्टर जो भी होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसलिए मैंने डायरेक्शन बनाई है, और इसके नॉर्मल होगा। नॉर्मल को सिग्निफाई करने के लिए मैंने इस सफिक्स में क्या लगा दिया, स्मॉल एन लगा दिया। ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आप सफिक्स में एन नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसे ए कैप लिखेंगे, तो भी हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को केयर करता है। अब आप देखिए ये मेरा एक सरफेस है, इसके नॉर्मल जा रहा है। अब देखिए ये मेरा एक ए वेक्टर है, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सारा रो निकला हुआ है, ये बहुत सारा एरो निकल बनाया हुआ है मैंने, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा वेक्टर ए है। जो इस वेक्टर ए जो है ये पूरा का पूरा गुजर रहा है कहाँ से, इस सरफेस से गुजर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस सरफेस को टच करता हुआ गुजरे या इसके परपेंडिकुलर गुजरे, हो सकता है कोई एंगल बना के गुजरे। और अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एक एंगल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये एंगल की वैल्यू क्या है, इस एंगल की वैल्यू है थीटा एंगल। तो अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ds, ये मेरा एक यूनिट वेक्टर है, तो मैं वेक्टर का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं इसको कहूंगा, इसमें मुझे डॉट चाहिए, डॉट क्या होगा, डॉट जो है इसमें ए वेक्टर का डॉट लूंगा मैं। तो ये मेरे लिए क्या आ गया, इस स्मॉल एरिया के लिए मैंने किया, दिस इज ओनली फॉर द स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। अब स्मॉल एरिया के लिए है कि आपको सरफेस का टोटल आपको चाहिए, टोटल सरफेस इंटीग्रल। तो मैं बात करूंगा इस टोटल सरफेस इंटीग्रल की। तो टोटल सरफेस इंटीग्रल की अगर मैं बात करूंगा तो फिर मैं बात करूंगा कि भाई मुझे ना पूरा का पूरा सरफेस कवर करना है, इसलिए नीचे मैंने एस लगा दिया, और ये डीएस का वेक्टर
डॉट ए एज इट इज रहेगा। डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमको मालूम है कि जब दो वेक्टर्स को हम लेते हैं तो दो वेक्टर को या तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है या क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट की वजह से अगर हमने पूरा एरिया कवर कर लिया है तो हमारा ये सरफेस लिख देंगे। यहाँ मैं ds का मॉड लूंगा, अब मैं वेक्टर ए का मॉड लूंगा और मैं उसके बीच का एंगल cos थीटा लूंगा। तो ये क्या मेरा निकल के आ गया, ये मेरा सरफेस इंटीग्रल निकल के आ गया पूरे के पूरे सरफेस का, जिससे होके वेक्टर ए गुजर रहा है। अब आपको ये बात थोड़ी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं इस हाथ को आप मेरे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक सरफेस है। अब सरफेस है, अब इस पेन को देखिए, ये पेन की डायरेक्शन है, वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर ए इसके परपेंडिकुलर हो सकता है ऐसे 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो सकता है 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो सकता है 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो जैसे ही ये वेक्टर जिस तरह से इस पे एंगल बनाएगा वैसे ही इसका सरफेस इंटीग्रल चेंज होता जाएगा। तो फिर ये बात एक छोटी सी बात है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा मालूम होनी चाहिए कि सरफेस इंटीग्रल क्या है। उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब वॉल्यूम इंटीग्रल में हो सकता है किसी को लगे सर इसमें डायग्राम मिसिंग है, तो मैं बता दूं वॉल्यूम इंटीग्रल अगर मैं बात करूं थोड़े से एक्स वाई जेड को आपको रिमाइंड कराने के लिए कि ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है। तो जहां पर हमने dv डिफाइन किया था वॉल्यूम को, तो हमने कहा था ये dx है, dy है और dz है। इसका मतलब क्या ये वेक्टर स्केलर है, या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये क्या है, ये एक स्केलर और वेक्टर, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो आपका आंसर होना चाहिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेक्टर का यूज नहीं हो रहा। अब मैं बात करता हूं कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्या स्केलर क्वांटिटी का किसी से डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ दो वेक्टर क्वांटिटी का ही आपस में डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर वॉल्यूम हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है तो उससे मल्टीप्लाई होने वाली भी चीज स्केलर ही होनी चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो फिर देखिए ये क्या है, ये मेरा वॉल्यूम है और ये क्या है, ये मेरा एक स्मॉल वॉल्यूम है। तो अगर मैं बात करूं कि स्मॉल वॉल्यूम का, एक स्मॉल वॉल्यूम के लिए अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं कहूंगा मैंने डीवी का स्मॉल वॉल्यूम ले लिया है और रो वी ले लिया। अब आप कहेंगे ये रो वी क्या है, तो मैं बताऊं ये रो रेडियस नहीं है, रो वी मेरा क्या है, ये मेरा वॉल्यूम डेंसिटी है। वॉल्यूम डेंसिटी यानी कि ये दैट इज समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ ऊपर क्यों कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज भी हो सकता है, अगर चार्ज है तो आप यहाँ चार्ज लिख लीजिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका रो वी क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आपको लगेगा ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि जब हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने फॉर द एग्जांपल के लिए यहाँ ले रखा कि मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज की जो है हमें पता नहीं है कि चार्ज की क्वांटिटी क्या है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है तो मैं बोलूंगा इट इज रो वी। तो फिर ठीक है, फिर इसके अंदर मैं एक क्यूब ले लूंगा। क्यूब की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरह होगी हमारे क्यूब की वैल्यू। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो वो कुछ इस तरह होता है क्यूब। तो मैं इस तरह एक क्यूब बना लेता हूं इसमें। देखिए आपको भी एक दिख रहा होगा अगर आप थोड़ा सा एक विजुलाइज करेंगे। तो देखिए मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, पूरी तरह से सक्सेस हो पाया हूँ नहीं ये तो आप बताएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने एक क्यूब को कलर करने की कोशिश की है। ये एक 3 डायमेंशन का क्यूब है जिसकी एक्स वाई जेड तीनों में डायरेक्शंस हैं। तो आप अगर ये बात करेंगे तो ये क्यूब है, तो क्यूब के अंदर मैंने वॉल्यूम कितना है, मेरा वॉल्यूम है डीवी। तो अगर आप इस डीवी के क्यूब के अंदर आप मुझे कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल निकालो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दूंगा। अब आप बोलेंगे मुझे टोटल वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए, टोटल वॉल्यूम इंटीग्रल, टोटल वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मैं क्या करूंगा, इसी में आपका ये जो इंटीग्रेशन है मेरा, ये रो वी करूंगा, डीवी करूंगा, लेकिन सफिक्स में कैपिटल वी लगा दूंगा। कैपिटल वी का मतलब क्या है, कैपिटल वी का मतलब है कि वॉल्यूम को आप जीरो से टोटल वॉल्यूम, यानी इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, इसका टोटल वॉल्यूम इक्वल टू अगर कैपिटल वी है
तो आपकी इसकी लिमिट हो जाएगी कैपिटल वी की, 0 से लेकर जो वॉल्यूम की लिमिट होगी, ये आपकी जो है लिमिट, वो आपकी 0 टू कैपिटल वी हो जाएगी। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन की बातें कर रहे थे आज हम। मैंने लाइन इंटीग्रल की बात की, सरफेस इंटीग्रल की बात की और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात की। इसके बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं आपको पर्सनल टाइम देके बहुत खुल के बात कर सकता हूँ, बहुत सारा टाइम दे सकता हूँ। बट लेकिन जो फिजिक्स में 12th लेवल पे अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए इतना सफिशियंट है, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट द इंटीग्रेशन प्रॉपरली, जो हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह किया है 12th में। लेकिन तब भी अगर आप मुझसे चाहते हैं डील करवाना तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल करके या हमारे आउट सेशन में आप क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, तो आज मैं बस इतनी ही बातें करूंगा। इतनी बातें करने के बाद अब मैं जो आना चाहता हूँ, मैं डेल ऑपरेटर पर आना चाहता हूँ, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, अदरवाइज इट विल बी मोर एंड मोर टाइम टेकिंग। तो आज मैं बस इतनी ही बात आपसे करना चाहता हूँ। तो यहाँ आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो हेयर। ओके, थैंक यू।